तो जनरल केमिकल रिएक्शन जब एल्डिहाइड कीटोन के हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहली रिएक्शन लिख लेते हैं इसमें, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद एचजेड टाइप स्पीशीज, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है इसका। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में देखें तो कार्बोनिल कंपाउंड है हमारे पास, और इसकी रिएक्शन किसी एच जेड टाइप की स्पीशीज से कराएंगे तो एच पे डेल्टा प्लस है और इस पे माइनस है, और यहाँ पे डेल्टा प्लस है और यहाँ पे डेल्टा माइनस है। तो क्या होगा, बेसिकली जो जेड होगा वो जाके कार्बन कार्बन पे अटैक करेगा और ऑक्सीजन की तरफ नेगेटिव चार्ज शिफ्ट करेगा, तो बेसिकली जेड ऐड हो जाएगा और OH बन जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इस सीक्वेंस में सबसे पहली रिएक्शन जो देखेंगे, ये सीक्वेंस में सबसे पहली रिएक्शन देखते हैं वो देखते हैं एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ HCN। एडिशन ऑफ HCN को हम लोग कहते हैं साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन में क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि C डबल बॉन्ड हो और इस पे किसी HZ HCN की रिएक्शन कराई तो क्या होगा, एक बन जाएगा CN और एक तरफ लग जाएगा OH। दिस इज कॉल्ड साइनोहाइड्रिन, दिस इज कॉल्ड साइनोहाइड्रिन। अब ये साइनोहाइड्रिन बन गया तो जरा ध्यान से देखना भाई, अगर मैं इसे लिख लें यहाँ पे हम कीटोन ले लेते हैं, एसीटोन ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन HCN से कराते हैं। जब HCN से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, जब HCN से इसकी रिएक्शन कराई तो क्या बन गया, CH3 CCH3 OH और CN बन गया। फिर हमने क्या किया, ये तो साइनोहाइड्रिन हो गया। अब हमने क्या किया, इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराई। जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमारे पास जो बन के आएगा, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस होगी और एसिड बन जाएगा, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस होगी और एसिड बन जाएगा। साइनाइड की हाइड्रोलिसिस हुई और एसिड बन गया हमारे पास, इसे हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो साइनाइड की हाइड्रोलिसिस और क्या बन जाएगा, अमोनियम आयन बन जाएगा। तो इसे हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बने हैं, उनका हीटिंग इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इसे देखें, मान लो यहाँ पे हम फिर से एक एग्जांपल ले लें, एस्टेल्डिहाइड ले लें और हम इसकी रिएक्शन HCN से कराएं, और हम इसकी रिएक्शन किससे करा दें, HCN से करा दें, तो क्या बन जाएगा, CH3 CHOH और CN। इसकी रिएक्शन H3O प्लस से कराएंगे तो CH3 CHOH और COH बन जाएगा। ये बन गया फिर से अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम हीट कर दें तो ये इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन होता है इसका, और 6 मेंबर की एक रिंग बन जाती है। तो ये इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, वो दो मॉलिक्यूल लगेंगे और वाटर निकल जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड है कि जब अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अगर हम हीट करते हैं तो साइक्लिक एनाइड्राइड बन जाता है, मतलब एस्टर बनता है। ठीक है, साइक्लिक डायस्टर है ये। अब HCN का एडिशन करा लिया, इसी सीक्वेंस में नंबर B अगर हम एडिंग डालें
तो देखते हैं रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर में हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो अपना एल्डिहाइड या कीटोनस और वाटर का अटैक करा के जेम डायोल बना रहे हैं, तो हम लोग क्या बनाएंगे, जेम डायोल्स आर फॉर्म्ड, जेम डायोल्स आर फॉर्म, जेम डायोल बनाएंगे, जेम डायोल्स आर फॉर्म। और हम लोगों को अभी तक, जब तक हम लोगों ने केमिस्ट्री पीछे पढ़ी है जितनी भी, उसमें हम लोगों ने ये कहा है कि जब हम लोग जेम डायोल होते हैं तो उनमें से वाटर निकाल के हम क्या करते हैं, उसे एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू मेक जेम डायोल्स, दैट मींस वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑफ जेम डायोल्स। तो हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ जेम डायोल्स। जेम डायोल्स का मतलब है वन वन डायोल्स। तो इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें क्या होगा। तो जैसे अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड ले लें और वाटर को हम लिख लें HOH, तो हम जानते हैं रिएक्शन रिवर्सिबल होगी और OH और OH बन जाएगा। ये जेम डायोल है, ये जेम डायोल है, और ये लगभग 99% बनता है, रिएक्शन फॉरवर्ड रहती है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे जितना डेल्टा प्लस ज्यादा होगा उतना अटैक करना वाटर का इजी हो जाएगा। वाटर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो उतनी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। और हम सारे लोग जानते हैं 40% एक्वा सोल्यूशन, 40% aqueous solution of formaldehyde is also known as formalin, is also known as formalin। तो हम क्या कहते हैं, फॉर्मेलिन भी कहते हैं। 40% aqueous solution of formaldehyde is also known as formalin, which is used as an preservative। बायो लैब में हम लोगों ने देखा होगा कि जो प्रिजर्वेटिव की तरह से जो सोल्यूशन में हम लोग इन मतलब स्पीशीज को रखते हैं जिनसे वो खराब नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, फॉर्मेलिन को फॉर्मेलिन सोल्यूशन में रखी जाती है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे एक H हटा के एक CH3 लगा लें, अगर हमने एक H हटा के एक CH3 यहाँ पे लगा लिया तो एस्टल्डिहाइड हो गया ये। और इसकी रिएक्शन हमने जब वाटर से कराई, जब हमने इसकी रिएक्शन वाटर से कराई, तो वाटर से रिएक्शन कराने पे ये क्या बन गया, रिवर्सिबल एरो लगा लेते हैं फिर से। अब CH3 के प्लस आई की वजह से जो डेल्टा प्लस है वो रिलेटिवली कम हुआ होगा। जब रिलेटिवली कम हुआ होगा तो वाटर का अटैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया होगा। जो वाटर का अटैक करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ तो हम ये कहेंगे ये जो बना ये ज्यादा नहीं बन पाया, 49% के लगभग ही बन पाया। यानी कि मेनली इक्विलिब्रियम जो है वो लेफ्ट में शिफ्टेड है, राइट में शिफ्टेड नहीं है। फिर हमने क्या किया, एक H हटा के और एक CH3 लगा दिया भाई, एसीटोन ले लिया। तो डेल्टा प्लस इस बार बहुत कम हो गया और इससे जो बना वो CH3 CH3 OH और OH आया। जैसे हम कह रहे हैं कि ये 1% के लगभग बनता है। रिएक्शन किधर रहती है, मेनली बैकवर्ड डायरेक्शन में रहती है। सबसे जरूरी बात जो ध्यान रखने की है वो डेल्टा प्लस की अवेलेबिलिटी है। डेल्टा प्लस कार्बोनिल कार्बन पे जितना ज्यादा अवेलेबल होगा वाटर का अटैक उतना ही इजी हो जाएगा और रिएक्शन उतनी अच्छी चलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पे बेंजाइल लगा लें, बेंजल्डिहाइड ले लें, अगर हम लोग अगर हम बेंजल्डिहाइड ले लें, बेंजल्डिहाइड पे HOH की रिएक्शन अगर हम कराएं तो क्या होगा, तो ये रिएक्शन नहीं होती, 0% होती है। मतलब अगर अगर हम इसका डायोल बनाना चाहें तो इसका डायोल ट्रेसेस में बनेगा। ट्रेसेस मतलब हम कह सकते हैं कि लगभग 0% बनेगा, अप्रोक्सीमेटली 0% बनेगा। तो हम ये कह देंगे कि नहीं होगा। और रीजन क्या है कि इस रेजोनेंस की वजह से डेल्टा प्लस जो है वो लगभग ना के बराबर है, खत्म हो गया है। क्रॉस का मतलब डेल्टा प्लस नहीं है। तो ये जो बना है प्रोडक्ट हमने जो बनाया है डाइहाइड्रेट बेंजल्डिहाइड डाइहाइड्रेट,
ये एग्जिस्ट ना के बराबर करेगा या नहीं करेगा, हम लोग ये कह सकते हैं इजिली। ठीक है, तो इसका अप्रोक्सीमेटली 0% हम लिख देते हैं, यानी रिएक्शन ना के बराबर हुई। अब बात करते हैं कि कौन से डायल फिर स्टेबल होते हैं। ये भी बात है ना कि अगर सारे अनस्टेबल करते जा रहे हैं, केवल फॉर्मेल्डिहाइड वाला ही स्टेबल था, तो कौन से अनस्टेबल होते हैं इसके बारे में भी हमें बात करनी है कि कौन से डायोल अनस्टेबल है। ठीक है, तो कौन से अनस्टेबल है इसके बारे में अगर हम बात करें तो हम ये लिखेंगे कि अगर हम देखें तो जैसे क्लोरल ले लेते हैं, अगर हम क्लोरल ले लें और SCHO ले लें, तो क्लोरल में CCl3 ने क्या लगाया होगा, CCl3 ने माइनस आई लगाया होगा। CCl3 के माइनस आई इफेक्ट की वजह से यहाँ पे जो डेल्टा प्लस है उसकी वैल्यू बढ़ गई होगी, जो डेल्टा प्लस चार्ज है उसकी वैल्यू बढ़ गई होगी। तो यहाँ पे जब हमने डाइहाइड्रेट बनाया तो CCl3, तो डाइहाइड्रेट जो बन गया वो CCl3 COH H और OH बनाया, ये अप्रोक्सीमेटली 100% बन जाता है। रीजन बीइंग कि क्लोरल हाइड्रेट में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हमें एक चीज ये समझ में आई कि अगर इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो सकती है तो डाइहाइड्रेट, तो जो डायोल्स है वो ज्यादा स्टेबल बनेंगे, यानी कि जेमिनल डायोल की स्टेबिलिटी तब ज्यादा होगी जब इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन होगी। तो लिख लेते हैं कि द जेम डायोल्स will be stable if there is a chance of, there is intramolecular chance, क्या intramolecular लिख देते हैं, intramolecular H bonding can take place। इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग कैन टेक प्लेस, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारी क्या होगी, डायोल की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। तो ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमने ये एग्जांपल लिख लिया और इस पे वाटर डाला, तो हमें ये सोचना है कि सबसे पहले अटैक कौन सा C डबल बॉन्ड O पे होगा। हमें ये सोचना है कि सबसे पहले अटैक कौन से C डबल बॉन्ड O पे होगा। तो C डबल बॉन्ड O यहाँ पे डेल्टा प्लस है, इसमें तो रेजोनेंस हो रहे होंगे दोनों में, तो इन पे तो अटैक नहीं हो सकता, तो जिस पे अटैक होगा वो बीच वाला C होगा, तो इस पे अटैक कराया हमने और क्या बना, C डबल बॉन्ड O C OH OH C डबल बॉन्ड O H, इसने इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फिर से क्या हुआ, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग इसमें भी हुई, तो इसका भी जो क्या कहता है अपना जो डायोल है वो ज्यादा स्टेबल होगा, इसका भी डायोल ज्यादा स्टेबल होगा अपना। तो इसका डायोल भी अपना ज्यादा स्टेबल होगा, 100% लगभग यही बन जाएगा बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, ये भी ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। अब अगर हम एक एग्जांपल और देख ले ऐसा ही, तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल एग्जांपल ही है। वाटर का अटैक कराना, तो वाटर कहाँ अटैक करेगा, सेंटर वाले कार्बन पे अटैक करेगा, C डबल बॉन्ड ऊपर चला जाएगा तो बन गया PH, C डबल बॉन्ड O COH COH C डबल बॉन्ड O और PH, इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना, इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई, तो इसमें भी जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छा आएगा। अब एक स्पेसिफिक केस आता है साइक्लोप्रोपेनॉन का। साइक्लोप्रोपेनॉन पे जब हमने वाटर का अटैक कराया
तो इससे डायोल ये बनेगा। अब हमें ये जज करना है कि इसमें डायोल की स्टेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। तो हम ये कैसे सोचेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करना है कि डायोल स्टेबल होगा या नहीं होगा। तो अगर हमें ये सोचना पड़े कि इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है तो कैसे जज करेंगे, इसे ये चेक करना होगा हमें। तो साइक्लोप्रोपेनॉन में अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, एंड फॉर हाइब्रिडाइजेशन द बॉन्ड एंगल रिक्वायर्ड इज, बॉन्ड एंगल कितना चाहिए होता है, बॉन्ड एंगल रिक्वायर्ड है वो हमें चाहिए होता है 120 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल रिक्वायर्ड इज 120 डिग्री, और जो बॉन्ड एंगल अवेलेबल है वो 60 डिग्री अवेलेबल है इनसाइड द रिंग। जो बॉन्ड एंगल अवेलेबल है वो 60 डिग्री है इनसाइड द रिंग। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो हुआ चेंज होके वो कितना हो गया रिएक्शन के बाद, रिएक्शन के बाद हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, और sp3 के लिए जो बॉन्ड एंगल रिक्वायर्ड है, बॉन्ड एंगल जो रिक्वायर्ड है वो है 109 डिग्री 28 मिनट, जो पहले से ही 120 से काफी कम है। और इन ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से भी क्या होगा कि ये जो 60 डिग्री एंगल है उसे 60 डिग्री की तरफ अप्रोच करने में मदद करेंगे, जिससे कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। मतलब यहाँ पे मोर स्ट्रेन है, यहाँ पे मोर एंगल स्ट्रेन है, और यहाँ पे लेस एंगल स्ट्रेन है, लेस एंगल स्ट्रेन है। तो एंगल स्ट्रेन कम होने की वजह से क्या होता है, एंगल स्ट्रेन रिलीव होने की वजह से क्या होता है कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगती है। तो ये हो गई डायोल्स की स्टेबिलिटी। अब बात करते हैं सी, लिख लेते हैं रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विद अमोनिया, रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विद अमोनिया। रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विद अमोनिया क्या लिखेंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया और इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराई और इसे हीट किया, तो इससे क्या बन जाता है, इससे बन जाता है CH2 होल 4 होल 6N4, CH2 होल 6N4 बन जाता है, जिसे हम कहते हैं हेक्सा मिथाइलिन टेट्राएमीन, हेक्सा मिथाइलिन टेट्राएमीन, और इसका कॉमन नेम होता है यूरोट्रोपिन। इसका कॉमन नेम क्या है, यूरोट्रोपिन है, इसका कॉमन नेम यूरोट्रोपिन है। अब इसे कैसे देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर यूरोट्रोपिन का बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसका स्ट्रक्चर मान लेते हैं। तो ये यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग ध्यान रखेंगे, इसे कभी भूलेंगे नहीं। तो यूरोट्रोपिन हमें ध्यान रखनी है। तो यूरोट्रोपिन बनने के बाद अब हम लोग अगली रिएक्शन लिखते हैं। अगली रिएक्शन इज कि रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। तो रिएक्शन ऑफ C double bond O with NH2Z type compounds, NH2Z type compound। तो इसमें क्या करें कि सबसे पहले हमने लिखा C double bond O की रिएक्शन NH2 से ही लिख लेते हैं, NH2 से ही लिख लेते हैं इसकी रिएक्शन। तो इससे क्या होगा, C double bond N और NH2 बन जाएंगे। ठीक है, पीएच रखते हैं, स्लाइटली हीट करते हैं, पीएच रखते हैं। तो इससे क्या बन गया, इसका नाम हाइड्राजीन है, नाम बहुत जरूरी है।
इसका नाम हाइड्रोजीन है और इसका नाम हाइड्रोजोन है। तो हाइड्रोजीन से क्या बन गया, हाइड्रोजोन बन गया। सिंपल है, वाटर रिमूव करना। NH2OH से करा दें तो ये क्या है, ये हाइड्रोक्सिल अमीन है। और इससे बन गया डबल बॉन्ड NOH, जिसे हम कहते हैं ऑक्साइम, यूज्ड इन बेंज यूज्ड इन बेकमैन रीअरेंजमेंट। फिर C डबल बॉन्ड O की रिएक्शन NH2NH और PH इसके साथ करा दी। तो हमें ये बात का ध्यान रखना है कि जिस नाइट्रोजन से NH2 जुड़ा हुआ है, जिस नाइट्रोजन से NH2 जुड़ा हुआ है, वहीं से जिस नाइट्रोजन पे H2 है उसी से हम लोग वाटर निकालेंगे। तो जिसपे कोई और फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ वो कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये बन गया फिनाइल हाइड्रोजीन। तो बन गया फिनाइल हाइड्रोजोन। फिनाइल हाइड्रोजीन से क्या बन गया, फिनाइल हाइड्रोजोन बन गया। इसी तरह से रिएक्शन करा ले NH2 NHCO NH2 से, तो ये है सेमी कार्बोजाइड। यह सेमी कार्बोजाइड और इससे बन जाता है सेमी कार्बोजोन। रिएक्शन देखने में देखो बिल्कुल सिंपल है और कुछ भी ज्यादा कलाकारी की जरूरत नहीं है, केवल वाटर निकालना है। इसीलिए जनरल रिएक्शंस कर रहे हैं, रिएक्शंस हम लोग फिर से एक बारी देखेंगे किसी और लेक्चर में। तो ये बन गया सेमी कार्बोजोन। सेमी कार्बोजोन। इसी तरह से अगर हम इसकी रिएक्शन NH2NH NO2 NO2 2,4 डाई नाइट्रो फेनल हाइड्रोजन से करा दें। इसका नाम 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, जिसे हम 2,4-DNP भी कहते हैं। अगर एल्डिहाइड कीटोन की इससे रिएक्शन करा दें तो ये बेसिकली टेस्ट की तरह भी यूज होती है रिएक्शन। और इससे 2,4 डाई नाइट्रोफेनल हाइड्रोजोन बन जाता है। क्या बन जाता है, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन बन जाते हैं। फिनाइल हाइड्रोजोन बन जाते हैं जिसके ऑरेंज रेड क्रिस्टल्स आते हैं। ऑरेंज रेड क्रिस्टल्स आते हैं, ऑरेंज रेड क्रिस्टल्स आते हैं। तो इसे ऑरेंज कलर से हम लोग थोड़ा सा इसे अंडरलाइन कर लेते हैं ध्यान रखने के लिए। ऑरेंज रेड क्रिस्टल्स आते हैं हमारे पास इसके, और इन क्रिस्टल्स को से हम टेस्ट कर लेते हैं कि कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन है या नहीं। तो ये दिस इज अ टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और इस रिएजेंट को कहते हैं ब्रेडीज रिएजेंट। इस रिएजेंट को हम लोग कहते हैं ब्रेडीज रिएजेंट। तो ये रिएजेंट क्या है, हमारा ब्रेडीज रिएजेंट है। तो ये रिएक्शंस हो गई किसकी, हम लोगों ने लिखी NH2Z टाइप के कंपाउंड्स के साथ कि NH2Z टाइप के कंपाउंड के साथ क्या रिएक्शन होगी। अब अगली रिएक्शन करते हैं, नंबर 5 डाल लेते हैं या E डाल लेते हैं, D डाला था। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एसिटल्स, फॉर्मेशन ऑफ एसिटल्स एंड हेमीएसिटल्स। तो पहले तो ये देखते हैं कि एसिटल और हेमीएसिटल होते क्या है। एसिटल और हेमीएसिटल होते क्या, पहले ये देखते हैं। C डबल बॉन्ड O में जब हम रिएक्शन करा देते हैं ROH से H प्लस की प्रेजेंस में,
तो एक OH बन जाता है और एक OR बन जाता है। तो एक OH और एक OR जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं हेमी एसिटल कार्बन। तो ये क्या बन गया, ये हमारा हेमी एसिटल बन गया। तो हेमी एसिटल क्या है? द हेमी एसिटल कार्बन, the hemiacetal carbon is that carbon from which one OH and one OR group is attached. अब हेमी एसिटल के साथ ये दिक्कत होती है कि यह ना तो एसिडिक मीडियम में स्टेबल होता है ना बेसिक मीडियम में स्टेबल होता है। तो लिख लेते हैं हेमी एसिटल्स are neither stable in acidic medium nor in basic medium nor in बेसिक मीडियम, ना तो एसिडिक मीडियम में स्टेबल है ना बेसिक मीडियम में। अब इसके बाद अगर हम रिएक्शन करा दें सी डबल बॉन्ड ओ की ही ROH को एक्सिस में लेके, तो इससे क्या होगा कि जो एक OH था वो भी अब OR में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन गया एसिटल। एसिटल कौन सा होता है? एसिटल जिसमें एक कार्बन से दो OR जुड़े होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एसिटल। तो लिख लेते हैं द एसिटल कार्बन इज द एसिटल कार्बन इज दैट कार्बन। मैं पूरा लिख दे रहा हूं जिससे कि दिक्कत ना हो। इज दैट कार्बन फ्रॉम विच टू OR ग्रुप्स आर अटैच्ड। टू OR ग्रुप्स आर अटैच, जिससे दो OR ग्रुप अटैच्ड है उन्हें हम क्या कहते हैं? हेमी एसिड, उन्हें एसिटल कार्बन कहते हैं। और एसिटल्स के बारे में एक बात जरूरी लिखनी थी कि जैसे हेमी एसिटल कभी स्टेबल नहीं थे, तो एसिटल्स आर वेरी स्टेबल इन बेसिक मीडियम। तो एसिटल्स आर fairly stable in basic medium, but they are unstable in acidic medium। एसिडिक मीडियम में क्या होते हैं? अनस्टेबल होता है। बेसिक मीडियम में फेयरली स्टेबल होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। दैट्स व्हाई that's why acetal formation is also used acetal formation is also used as the masking और प्रोटेक्टिंग ग्रुप। तो कई बार क्या करते हैं हम लोग एसिटल्स में ROH जो लेते हैं उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एथिलीन ग्लाइकॉल ले लेते हैं। तो एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ जब रिएक्शन कराई जाती है इसकी इन स्लाइटली एसिडिक मीडियम, ठीक है, तो ये क्या बना देते हैं? ये 5 नंबर की एक बढ़िया सी रिंग बना देते हैं जो स्टेबल होती है। सेम रिएक्शन हो जाती है जब ये थायोल के साथ रिएक्ट करता है। तो ये बढ़िया सी एक
रिंग बन जाती 5 मेंबर की। सेम काम हो सकता है अगर ये 6 मेंबर की हो, मतलब अगर हम 1,3 डायोल ले लें, प्रोपेन 1,3 डायोल ले लें, तो ये 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी और इसमें भी कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। तो ये बेसिकली मास्किंग के लिए यूज होता है। इसका एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये मास्किंग होती कैसे है असल में। तो इसकी मास्किंग करने के लिए क्या करें, अगर ध्यान से देखोगे तो हमने मान लिया एक कंपाउंड ले लिया, सिंपल सा ही ले लेते हैं, CHO। अब हमें इससे कन्वर्ट करना है, लिख लेते हैं कन्वर्ट दिस टू, हम एल्डिहाइड को बचाना चाहते हैं और अल्कोहल को रिड्यूस करना चाहते हैं। हम एल्डिहाइड को बचाना चाहते हैं और कीटोन को रिड्यूस करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट पता है, चाहे वो LiLH4 हो, NaBH4 हो, SbH4 हो, कुछ भी हो, वो हमेशा एल्डिहाइड और कीटोन में प्राइमरीली एल्डिहाइड पे अटैक करेगा, क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो एल्डिहाइड की ज्यादा है फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रादर देन कीटोन। तो एल्डिहाइड को बचा के कीटोन पे रिएक्शन कराना इज अ डिफिकल्ट जॉब। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल प्रोटेक्ट एल्डिहाइड एंड देन रिड्यूस कीटोन एंड रिकवर एल्डिहाइड। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं इसे। तो हमने क्या किया, इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। इसकी रिएक्शन पहले एथिलीन ग्लाइकोल से करा दी और एथिलीन ग्लाइकोल का 1 इक्विवेलेंट लिया और ये मेक श्योर किया कि रिएक्शन जहां पे हम कराना चाहते हैं वहीं पे वो 1 इक्विवेलेंट होगी। तो जहां पे डेल्टा प्लस ज्यादा होगा, जो कि पोजीशन कौन सी है, एल्डिहाइड, वहां पे मास्किंग हो जाएगी। तो ये CHOH ये बन गया। अब हमने क्या किया, अब हम इसमें LiAlH4 डाल दिया, LiAlH4 इधर डाला तो ये रिड्यूस हो गया। और देखो बेसिक मीडियम में इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर इसकी हाइड्रोलाइसिस कर दी, तो ये रिकवर हो गया। तो ये डी प्रोटेक्शन था। ये स्टेप कौन सा है, ये डी प्रोटेक्शन स्टेप है कि हमने डी प्रोटेक्ट कर दिया, अब खाली कर दिया। और ये वाली स्टेप थी जो प्रोटेक्शन स्टेप थी, जिसमें एल्डिहाइड को हमने मास्क कर दिया था। तो बेसिकली ये इस काम आता है। अब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहीं पे आ जाती है कि अगर हमने इसे किसी एल्डिहाइड या कीटोन को हमने थायोल से मास्क किया, थायोल से क्या कर दिया हमने, मास्क किया इसे, तो ये अब अगर हम इसकी रिएक्शन वाटर से कराएंगे, H3O प्लस से कराएंगे, तो ये अनमास्क हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसे यहीं पे H2PD के साथ रिड्यूस कर दें, अगर हम इसे H2PD के साथ रिड्यूस कर देंगे तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा और थायोल वापस आ जाएगा। तो ये बेसिकली रिडक्शन के भी काम आता है। एल्डिहाइड कीटोन को हम लोग एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय रिएक्टिंग विद इट विद थायोल HH के साथ, और फिर उसे H2PD के साथ रिड्यूस कर देंगे, तो भी ये रिएक्शन आसानी से हो जाएगी और कोई दिक्कत आने की बात नहीं है। ये बात समझ में आई होगी आसानी से, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। हम लोगों ने क्या किया, मास्किंग और अनमास्किंग करना सीख लिया। अब इसके बाद जो बात करनी है हमें, वो बात करनी है रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड विद concentrated H2SO4। with concentrated H2SO4। रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड विद concentrated H2SO4 कराएंगे तो क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन, 3 मॉलिक्यूल को हमने concentrated H2SO4 के साथ ट्रीट कराया, तो इससे
हमारे पास पैरा एल्डिहाइड बन जाता है। इससे हमारे पास पैरा एल्डिहाइड बन जाता है। ये क्या है? दिस इज पैरा एल्डिहाइड। और जब इसके 4 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जब हम इसके 4 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो इससे मेटा एल्डिहाइड बन जाता है। तो इससे मेटा एल्डिहाइड बन जाता है। इसका नाम मेटा एल्डिहाइड है। इससे क्या बन जाता है? मेटा एल्डिहाइड। इसी तरह से जब हम लोग एसीटोन की रिएक्शन, जब हम एसीटोन की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड एस्टर्स ऑफ 4 से करा देते हैं, तो इसके 3 मॉलिक्यूल लगते हैं। तो इससे 4 ऑन बन जाता है। क्या बन जाता है? 4 ऑन बन जाता है। इससे इससे क्या बन जाता है? इससे 4 ऑन बन जाता है। ठीक है। तो ये रिएक्शंस हो गई, जनरल रिएक्शन जो हम लोगों ने लिखी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन लिखी हम लोगों ने। और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। अब हम बात करने जा रहे हैं टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में सबसे पहले लिख लेते हैं टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट को हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। अब सिल्वर मिरर टेस्ट में क्या करते हैं? टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है पहले ये लिख लेते हैं। हम लोग टॉलेंस रिएजेंट लिख लेते हैं पहले। क्या होता है? तो टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जिसे हम लिख सकते हैं NH4OH प्लस AgNO3, जिससे फाइनली जो बन जाता है वो AgNH3 होल ट्वाइस प्लस OH माइनस। तो ये हमारा टॉलेंस रिएजेंट है। ये हमारा क्या है? टॉलेंस रिएजेंट है। इस टॉलेंस रिएजेंट की जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड से, तो क्या होता है? एल्डिहाइड की रिएक्शन AgNH3 होल ट्वाइस प्लस कराते हैं इसकी रिएक्शन, तो इससे RCOO माइनस बन जाता है। और यहाँ पे 3OH माइनस लिखना है, सॉरी, यहाँ पे 3OH माइनस लिख दें, तो यहाँ पे बन जाता है ट्वाइस Ag। और ये सिल्वर मिरर है which sticks to the walls of container, walls of टेस्ट ट्यूब लिख लेते हैं कंटेनर की जगह, छोटे ट्यूब में करा लेते हैं। और प्लस अमोनिया निकलेगी। ठीक है। तो ये हो गया क्या? टॉलेंस टेस्ट, जो एल्डिहाइड देंगे, कीटोन्स नहीं देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट इज फेलिंग सोल्यूशन। सेकंड इज फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सोल्यूशन दो पार्ट से मिलकर बना होता है, फेलिंग ए और फेलिंग बी।
फेलिंग ए और 1 को कहते हैं एक्वस कॉपर। फेलिंग ए और 1 को कहते हैं एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट। और फेलिंग बी को कहते हैं, फेलिंग बी और 2 को कहते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, पोटेशियम tartrate. Sodium potassium tartrate is also known as sodium potassium tartrate. Sorry, sodium potassium tartrate. सोडियम टार्ट्रेट लिख देते हैं एक बात है। टार्ट्रेट इसे कहते हैं रोशल सॉल्ट, रोशल सॉल्ट। तो इसकी रिएक्शन क्या होती है, इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। RCHO प्लस 2Cu2 प्लस प्लस 5OH माइनस, ये क्या करता है RCOO माइनस बना दिया, और Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट बन गया, Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट बन गया और बन गई वाटर, और बन गया वाटर। ठीक है, तो ये बन गया क्या हमारा, ये हमारा हो गया फेलिंग सॉल्यूशन। इसके बाद नंबर 3 आता है, दैट इज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में सोडियम साइट्रेट लेते हैं हम लोग, और कॉपर सल्फेट एक्वस ले लेता है। सोडियम साइट्रेट और कॉपर सल्फेट एक्वस ले लेता है। तो इसकी रिएक्शन सेम होती है, बिल्कुल सेम होती है जैसी फेलिंग सॉल्यूशन की हो रही थी, केवल हम लोगों ने जो एसिड का सॉल्ट था वो चेंज किया है, तो देयर विल बी नो चेंज इन द रिएक्शन। और कॉपर 2 प्लस एक्वस में पहले होता है ब्लू, और ब्लू से हो जाता है रेड, तो हम ये कहते हैं कि रिएक्शन हो गई है और ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नंबर 4 इज शिफ्स रीजेंट। शिफ्स रीजेंट में क्या होता है, हम लोग पहले शिफ्स रीजेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये बन गया रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड, ये बन गया रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड। इसकी रिएक्शन हमने SO2 से कराई, तो इससे कलरलेस सॉल्यूशन बना, जो इनिशियली पिंक और मैजेंटा जैसा था कलर, इससे कलरलेस हो गया, और इस कलरलेस सॉल्यूशन को हम लोग शिफ्स रीजेंट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड शिफ्स रीजेंट। शिफ्स रीजेंट कहते हैं इसे। और जब इसकी रिएक्शन किसी एल्डिहाइड से कराते हैं और हीट करते हैं, तो पिंक कलर रिस्टोर हो जाता है, पिंक और मैजेंटा कलर इज रिस्टोर्ड। तो हम कहते हैं एल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन्स रिस्टोर द मैजेंटा कलर ऑफ शिफ्स रीजेंट। ठीक है, तो ये रिएक्शंस थी हमारे पास में किसकी, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की, और उनकी हम लोगों ने जनरल प्रॉपर्टीज लिख ली। ऊपर वाले तीनों टेस्ट एल्डिहाइड देंगे, कीटोन नहीं देंगे, और एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट भी नहीं देंगे। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये सारी रिएक्शंस अच्छे से एक बार कर लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी रिएक्शंस है, जिसमें सबसे ज्यादा हेमी एसिटल और एसिटल फॉर्मेशन, और ये हाइड्रोजन वाली रिएक्शंस, और हमारी जो वाटर के साथ रिएक्शंस है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से करने की जरूरत है।
तो आज हम लोगों ने थोड़ी और रिएक्शन देख ली है। नेक्स्ट टाइम कुछ और बढ़िया कार्बोनिल कंपाउंड की नेम रिएक्शंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। स्टडी वेल एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।